देखो पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्च घटनाएं, तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट्स में। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो गया या कहेंगे निषेचन हो गया है, पॉलन ग्रेन जो है वो एग से आके मिल गया है, फर्टिलाइज कर गया है, उसके बाद में क्या होगा? सुमन, ठीक है भाई सुमन। हम देखो उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में सबसे पहले देखेंगे हम बाह्य दल पुंज। सब बच्चे एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट जैसा बना देंगे। आप सभी देखो ये आया हुआ है पेपर में, पेपर में क्या, पेपर तो हम सॉल्व भी करा रहे हैं। आप अगर बुक वगैरह में देखोगे तो बहुत ऐसा दे रखा होगा कि राम कहानी सी दे रखी होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ पे खत्म करें, क्या करें। ठीक है ना। हमने कहा है बाह्य दल पुंज, तो बाह्य दल पुंज नंबर 1 पे लिख देते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या होते हैं? इसमें बाह्य दल पुंज मुरझाकर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा वो उसके निषेचन के बाद में बाह्य दल पुंज कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं ना बाह्य दल पुंज, ये वाले होते हैं बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज क्या करते हैं? ये मुरझाकर गिर जाते हैं। बाह्य दल पुंज मुरझाकर गिर जाते हैं। पर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कुछ केसेस में जो ये बाह्य दल पुंज हैं ये नहीं गिरते, जैसे कि टमाटर। आपने देखा होगा टमाटर में, अगर आप टमाटर देखोगे तो टमाटर के नीचे एक छोटी सी ग्रीन कलर की क्या होती है? ब्रंत जिसे बोलते हैं हम। ये ब्रंत ऐसे, ये मान लीजिए टमाटर है भाई, गोल और ऐसे मत समझिएगा। तो आपने टमाटर में नोटिस किया होगा ऐसे ऐसे करके बाह्य दल पुंज जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। टमाटर में देखा होगा बाह्य दल पुंज लगे होते हैं, बैंगन में लगे होते हैं, हरी मिर्ची में भी लगे होते हैं, रसभरी में भी लगे होते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बाह्य दल पुंज हैं वो मुरझाकर नहीं गिरते। ठीक है, कुछ केसेस में बाह्य दल पुंज मुरझाकर नहीं गिरते। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च में भी देखोगे ना आप, हरी मिर्च में भी बाह्य दल पुंज जो है वो लगे रहते हैं। रसभरी, इन सब में बाह्य दल पुंज जो है वो लगे रहते हैं। इन सब में बाह्य दल पुंज जो है वो नहीं गिरते, मुरझाकर नहीं गिरते हैं। इंग्लिश में हम इसको कैलेक्स कह देते हैं। इंग्लिश में बाह्य दल पुंज को कैलेक्स कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है? दल पुंज। दल पुंज क्या होता है? इसको इंग्लिश में कह देते हैं कोरोला। ठीक है, देखो दल पुंज होता है जो किसी फूल की जो पत्तियां होती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, या कहेंगे जो सुगंध फैलाती हैं, ठीक है, वो होता है दल पुंज। इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं क्या? कोरोला कह देते हैं। साहिल, हाँ, मिर्ची हुआ, बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, ये सब देखो इसमें भी जो दल पुंज होता है ये भी सूख कर कह दो, या कह दो मुरझाकर गिर जाता है। तो ये भी क्या होता है? सूख कर गिर जाता है। आपको याद रखना है कि निषेचन के बाद में जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, यानी कि फूल के जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनका होता क्या है, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद में क्या होता है जो बाकी पार्ट्स हैं उनका। पुंकेसर का भी स्टेमिन बोलते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेमिन बोलेंगे। पुंकेसर भी क्या होता है? सूख कर गिर जाता है। भाई ये सभी क्या है? सूख कर गिरने वाले भाग हैं, या कहेंगे मुरझा कर गिरने वाले भाग हैं। सूख कर गिर जाता है। अभी ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि भाई ये सभी पार्ट क्या है, इजी है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो काफी इजी है, पर ऐसा नहीं है। वर्तिकाग्र देखेंगे इसके बाद में, वर्तिकाग्र, और 5वां देखेंगे वर्तिका।
वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो देखिए वर्तिकाग्र और जो वर्तिका होती है ये भी क्या कहेंगे, मुरझाकर गिर जाती हैं। ये 4-5 पार्ट ऐसे हैं जो सूख कर और मुरझाकर गिर जाते हैं। अब आएंगे इसके बाद में मेन पार्ट अब आएगा, ठीक है। हाँ अरुण कह रहा है मैम मेरी बात का जवाब नहीं देती। बेटा मैं यही तो करने बैठी हूँ यहाँ पे, अभी अभी पढ़ाना छोड़ दूँ, ठीक है ना। पढ़ाना छोड़कर आप लोगों से यहाँ पे बतियाने लग जाऊं। और बेटा क्या खाया, और बताइए क्या हुआ। ऐसे ही वर्तिकाग्र भी मुरझाकर गिर जाते हैं। अब देखेंगे, अब कुछ और पार्ट देखेंगे, ठीक है। ये हो गए 5 पार्ट जो हैं, ये बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिका। नेक्स्ट है क्या, अंडाशय। मैं बोल रही हूं ये चार्ट जो बना रहे हैं इसको आप नोट डाउन करते चलें। अंडाशय इसको क्या बोल देते हैं, अंडाशय को हम ओवरी भी बोल देते हैं। ये फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, ठीक है। अंडाशय परिवर्तित हो जाता है किस में, फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये जो ऐसे फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, तो आप लोग भी इसको चलो इग्नोर कर दिया है, ठीक है। जो ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, आप लोग भी इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है ना। फ्लो चार्ट को इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए। देखो आपको याद रखना है जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट है ना, वो तो उसमें तो आपको सबको यही लिख देना है कि सूख कर या मुरझाकर गिर जाता है, ठीक है। सूख कर या मुरझाकर गिर जाता है। उसके बाद में यहाँ से अंडाशय से स्टार्ट करेंगे कि अंडाशय या ओवरी फल में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जो बीजांड है, बीजांड यहाँ किस में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर अरुण कह रहे हैं मैम आज आप कुछ अलग लग रही हैं। मैं कुछ अलग नहीं लग रही, तुम लोगों की बातों से दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो शकल पे भी आ जाता है, ठीक है ना। बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। मैं साइड हो जाती हूँ, ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे अंड कोशिका। कोई बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये कौन सा पेपर है, तो बेटा ये सेट 1 2022 का कोड है इसका 348 GO, ठीक है, 348 GO, ठीक है ना, 348 GO। तो अंड कोशिका है, अंड कोशिका क्या करेगी, अंड कोशिका करेगी भ्रूण का निर्माण। किसका, भ्रूण का निर्माण। यहां तक नोट डाउन करें जल्दी से, जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है या बताएं जल्दी से, क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करेगी, ठीक है, क्लियर है मैम, नोट हो गया, गुड। इतनी ही फास्ट होने चाहिए आप लोग। सभी बच्चे लाइक कर दें फटाफट से वीडियो को। अच्छा रौनक है भाई, स्टार मैजिक, मैम मेरा नाम रौनक है। चलो रौनक, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अंडाशय की भित्ति। अंडाशय की भित्ति क्या बनाएगी, अंडाशय की भित्ति बनाएगी
फल की भित्ति, फल की भित्ति यानी कि लेयर या कहेंगे वॉल, फल की भित्ति या फल की लेयर, कोई भी फल है जो उसका जो ऊपर वाला कवर बनता है वो, ये जो बाहर होता है अंदर फ्रूट्स का खाने वाला पार्ट होता है उसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो, ठीक है, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है अंडाशय की भित्ति क्या बनाएगी, फल की भित्ति बनाएगी, ठीक है। द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक बनाएगा द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक बनाएगा क्या, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, क्या करेगा, भ्रूण पोषिका, भ्रूण पोष का निर्माण, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बीजांड कवच, क्या है, बीजांड कवच, बीजांड कवच क्या करेगा, बीज का आवरण बनाएगा, ठीक है, बीजांड कवच बीज का आवरण बनाएगा, बीज का आवरण बनाएगा। कितने हो गए हमारे पास में, 11 हो गए हैं अभी तक। स्टार्टिंग के 5 तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि जो वो उनका क्या होगा, वो सूख कर या मुरझा कर गिर जाते हैं, ठीक है, सूख कर या मुरझा कर गिर जाते हैं। जो 5 स्टार्टिंग के 5 के बाद में जो हमने 6 से स्टार्टिंग की है उसके बाद में वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बीज कवच बीज का आवरण बनाएगा और बीजांड व्रत बीज का व्रंत बनाएगा, ठीक है, बीजांड व्रंत क्या बनाएगा, बीज का व्रंत बनाएगा, बीज का व्रंत बनाएगा। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, देखो यहां से स्टार्टिंग है बाह्यदल से, तो बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, यहां तक आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है सूख कर झड़कर गिर जाते हैं। अंडाशय से आपको याद करना है, अंडाशय बीजांड, अंडाशय क्या करता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है, द्वितीय केंद्रक पोषक का निर्माण करता है, बीजांड कवच बीज का आवरण बनाएगा और बीजांड व्रत बीज का व्रंत बनाएगा, ठीक है। ये हो गया निषेचन के बाद का प्रोसेस। गति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहेंगे, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे ये वाला जो टॉपिक है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखो आप सभी को पता होगा कि जो जीन है जो जीन है वो कैसे बना है, जीन कैसे बना है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कोई फालतू की बात नहीं, कोई बेकार की बात नहीं। मैं एक डायलॉग मारने वाली थी पर मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी, जब याद आ जाएगा तब दोबारा से बोल दूंगी। देखो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन,
देखो ये आप सभी को पता है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, या कहेंगे क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये आपस में मिलके बनाते हैं क्या, जीन। आपस में मिलके ये क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन है ये आपस में मिलके बनाता है डीएनए। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये आपस में मिलके जीन बनाए, जीन आपस में मिलके डीएनए बनाए, और डीएनए आपस में मिलके क्या बना दिए, डीएनए आपस में मिलके बना दिया क्रोमोसोम। क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है ना, ये देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीन है वो नाइट्रोजनी जो क्षार है उनसे मिलकर, और जो डीएनए है वो हमारे जीन से मिलकर, और जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम देखा जाएगा तो इस सब में सबसे बड़ी संख्या में नहीं कहेंगे, साइज में। ठीक है, सबसे बड़े साइज में होगा क्या, क्रोमोसोम होगा। क्यों, क्रोमोसोम। और हाँ, एक और चीज इसमें रह गया, एक और पॉइंट, और जो ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा जो कोशिका है, जो कोशिका है, या कहेंगे जो सेल है, ये जो कोशिका है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, या क्या है, केंद्रक। न्यूक्लियस या कहेंगे क्या है, केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर पाया जाएगा क्या, डीएनए, वो सॉरी क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये है इसका पूरा प्रोसेस। अगर हम इधर से स्टार्टिंग करें तो जो कोशिका है उसके केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम। ये हो गया क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम इस जो ये देखो जो डीएनए है ना वो ऐसे कॉइल्ड रहता है। हाँ देखो, जो डीएनए है ना वो ऐसे कॉइल्ड हो के क्या किसको बना देता है, क्रोमोसोम को। ऐसे देखो, ये आप ऐसे समझ लीजिए, मैं दूसरे कलर से करूंगी, ऐसे कॉइल्ड। ये जो डीएनए है ये ऐसे कॉइल्ड करके ये क्या बना देता है, ये बना देता है क्रोमोसोम। तो अगर हम इस क्रोमोसोम को खोलेंगे, अगर हम इस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो ऐसे ये खुल जाएगा जैसे कोई छोटा डॉगी का बच्चा आपके स्वेटर का धागा खींच के भाग जाए। अच्छा, आज किसी बच्चे का जन्मदिन है जिनका नाम है अलकमा, तो अलकमा को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैकल्टी की तरफ से अलकमा आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, पढ़ती रहें और एक कामयाब इंसान बने, साथ में दौलतमंद भी। देखो बच्चों, कामयाब होना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कि हर कुछ पैसा ही नहीं होता। हमारे एक सर हैं, वो कहते हैं, सर का नाम नहीं लूंगी, बस इतना बता देती हूँ, वो सर हिंदी पढ़ाते हैं, अब ये भी नहीं बताऊंगी कहाँ पे पढ़ाते हैं। तो हमारे सर कहते हैं कि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपकी जो बेसिक नीड्स होती है ना उनको जीने के लिए, आपकी बेसिक नीड्स को जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्यार और रिश्ते। बस इतना ही, अब क्या वेट कर रहे हो ठीक है ना। पर हाँ, उस प्यार और उस प्यार को या रिश्तों को मेंटेन रखने के लिए बेसिक नीड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, जब आपके पास में पैसा होगा। और पैसा कैसे होगा, जब आप पढ़ोगे, अच्छी किसी पोस्ट पे जाओगे, पैसा कमाओगे तब। ठीक है ना। क्या बकवास करने लग जाते हो, नोट कर लिया है। देखो ध्यान से सुनो, अब हो गया। देखो जो डीएनए होता है ना वो ऐसे कॉइल्ड रहता है,
ठीक है, डीएनए ऐसे कॉइल्ड रहता है, तो डीएनए ऐसे कॉइल्ड रहकर एक क्रोमोसोम बना लेता है। अगर हम इस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो नॉर्मल एक एग्जांपल बताएं, जैसे आप स्वेटर से एक धागा खींचिए तो वो कैसे, आप धागे को खींचोगे तो स्वेटर कैसे उधड़ता चला जाएगा, तो वैसे ही अगर हम इस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो ऐसे, जैसे ये मैंने कॉइल्ड बनाया है, इसको अगर हम खींचते चले जाएंगे तो वो डीएनए होगा। डीएनए ऐसे खींचते चले जाएंगे तो पूरा जो क्रोमोसोम है वो खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीएनए उसमें से निकल आएगा। डीएनए को और हम खोलेंगे तो जीएनए को और डिटेल में देखेंगे तो जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 1884 में, कब? एटीन 84 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। जो इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, किसी ने इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। एक चर्च के पादरी थे, वहीं के पादरी बनकर ही रह गए। बहुत एक्सपेरिमेंट किए, किसी ने इनके एक्सपेरिमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो जब ये मरे उससे पहले, मतलब जो हम इस दुनिया को छोड़कर जब ये चले गए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, हाँ, जब ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपने एक्सपेरिमेंट किए, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया इनके एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे। तब ये एक बात कह के गए थे, वो बात थी, ये एक बात कह के गए थे कि माई टाइम विल येट कम, ये कि मेरा टाइम आएगा। ठीक है, मेरा टाइम आएगा, ये वाली बात कह के गए थे कि माई टाइम विल येट कम। ठीक है, अब देखो इनके मृत्यु के बाद में, इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में, इनकी मृत्यु 1884 में हो गई थी। अब उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में कब? 1990 में, ध्यान से देखेंगे, 1990 में, 1990 में तीन और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रीज। सेकंड जो थे उनका नाम था कॉरेंस, और जो थर्ड थे उनका नाम था वॉन सेरमार्क। तो उन्होंने क्या किया, जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने भी अपने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जब उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, ध्यान से सुनेंगे, जो तीन साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रीज, कॉरेंस, क्या कहेंगे उनको पूरा नाम था कॉल्स कॉरेंस, और थे एक और थे वॉन सेरमार्क। जब उन्होंने तीनों ने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए, तीनों का रिजल्ट आया, तो उन्होंने देखा जो 34 साल पहले सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिद्ध कर दिया था वो ही उनके एक्सपेरिमेंट में निकला। तो तब उन्होंने कहा या माना कि हाँ, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे वास्तव में वो एक महान साइंटिस्ट थे। तो आपने देखा होगा या पढ़ा भी है कि मेंडलवाद और नव मेंडलवाद। तो बाद में उन्होंने माना, तो उनकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद में? सर ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु के बाद में उनको जो वो टाइटल मिला है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स उन्हें टाइटल मिला है उनकी मृत्यु के बाद में। ठीक है ना, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में इसको नहीं लेके जाना है। ह्यूगो डी ब्रीज, कॉल्स कॉरेंस और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन। लास्ट जो मतलब जो तीन साइंटिस्ट बताए थे ना, जो तीसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन सेरमार्क। ठीक है, वॉन सेरमार्क, इन्होंने देखो ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, इन्होंने
अपने अलग अलग प्रयोग किए और इन्होंने जो अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे उससे वही सिद्ध हुआ जो 34 ईयर पहले सर ग्रेगर जॉन मेंडल सिद्ध कर चुके थे। तब इन तीनों ने नव मेंडलिज्म दिया था या नव मेंडलवाद दिया था। और हमारे जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनकी मृत्यु के बाद जब इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ उन्होंने सही बात कही थी, तब उनको वो टाइटल मिला था फादर ऑफ जेनेटिक्स। तभी उन्होंने ये जो टाइम ये लिख रहा है ना, माई टाइम विल येट कम, इसीलिए वो उनको पता था कि जो उन्होंने किया है, उनको पता था कि जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही किया है, अभी लोग मान नहीं रहे हैं। देखो जब आप कुछ नया करते हो या कुछ अच्छा करते हो तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, मानते ही नहीं हैं उसे। आप कुछ भी नया करने जाओ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छा करने जाओगे लोग उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को परिवर्तन अच्छा लगता नहीं है भाई, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है पर लोग मानते नहीं हैं। हाँ, जेनेटिक्स के पप्पा कहा था, अमित जी कह रहे हैं, हाँ सही बात है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा था उन्हें। ठीक है, तो जो इन्होंने सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे कोई मानने को तैयार नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नया निकाला था, तो इसीलिए लोग उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। तो जब ये जो बाद में 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी वो एक चीज पता है कि जो जीन होता है, जो जीन होता है, अभी बताया था कि जीन आपस में मिलकर क्या बना देता है, जीन आपस में मिलकर बना देता है डीएनए। तो हम कह देते हैं ये क्या है, ये जीन है। क्या है? ये जीन है। पर ये आपस में मिलकर क्या बना रहा है, जीन आपस में मिलकर बना रहा है क्या, ये बना रहा है डीएनए। ठीक है, जीन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, डीएनए। और डीएनए आपस में मिलकर क्या बना रहा है, ये भी आपको पता है कि जो डीएनए है वो आपस में मिलकर बना रहा है क्रोमोसोम। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है कोशिका के केंद्रक के अंदर। ठीक है, या कहेंगे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ तक। देखिए इसको, ये चीज मैंने दोबारा इसलिए बनाई है ताकि आप भूलो ना। बहुत सारे बच्चों के साथ में होता क्या है कि पूछ लेते हैं कि भाई जीन किससे मिलकर बना है, पता ही नहीं है जीन। अभी हमने बताया था कि जीन किससे मिलकर बना है। या बहुत 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना है, या डीएनए कैसे बना है। ठीक है, डीएनए कैसे बना है वो भी पता होना चाहिए। क्रोमोसोम पाया कहाँ पे जाता है वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को। राथू दक्ष, धन्यवाद। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब 2 साइंटिस्ट और आए थे। देखो भाई, साइंटिस्ट जो हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, सबके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके नाम याद रखना। प्रवीण कुमार, धन्यवाद प्रवीण। ठीक है ना, सबके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी साइंटिस्ट आते हैं या जितने भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं, सबके नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट आए थे वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी। ठीक है, 2 साइंटिस्ट और आए थे, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी। देखेंगे, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी। देखो, हर एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है ना, ओहो कौन है ये, इंस्टाग्राम पर कौन कौन है? देखो,
वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी, इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है या क्रोमोसोम का जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा है, वो जीन की तरह ही है। इन दो साइंटिस्ट ने ये देखा, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने, कि जो क्रोमोसोम जो बिहेव करता है वो बिहेव कैसे करता है, जैसे कि जीन करता है। ये पॉइंट भी याद रखने। इन्होंने कहा कि गुणसूत्र, हिंदी में लिख देते हैं चलो, गुणसूत्र वैसे ही व्यवहार करता है, जैसे कि जीन करता है। जैसे कि देखो यहां तक देख लीजिए, आ जाए तो यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, आ जाएगा। चलो डायग्राम इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो गुणसूत्र वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि जीन करता है, जैसे कि जीन करता है। तो वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने यह कहा कि गुणसूत्र वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि जीन करता है। भाई एक बात है कि जो जीन प्रेजेंट होंगे कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। देखिए ये जैसे हम क्रोमोसोम बना देते हैं, अब अगर हम इस क्रोमोसोम को अलग करेंगे, अब हम इस क्रोमोसोम को अलग करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ए और बी क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, सॉरी जीन प्रेजेंट हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो भाई जैसे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इस पे ए और बी जीन प्रेजेंट है, जब ये अलग होंगे तो ए और बी अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे क्रोमोसोम अपना बिहेवियर दिखाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम अलग हो गए तो जीन भी अलग हो गए। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे गुणसूत्र व्यवहार करता है वैसे ही जीन व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही जीन व्यवहार करते हैं। यहां तक क्लियर है। सटन जो लिखा है हमने यहाँ पे देखेंगे, जो वॉल्टर सटन थे उन्होंने क्या किया, वॉल्टर सटन ने जो क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ में जोड़ दिया। तो देखो वॉल्टर सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल, ठीक है, सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को, ध्यान से देखेंगे मेन पॉइंट यही है। पूजा पाल हंसी आ रही है भाई, किस बात पे हंसी आ रही है, इन बच्चों की हरकतों पे हंसी आ रही होगी, ठीक है। तो विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के वेव सिद्धांत के साथ जोड़कर, जोड़कर इसे क्या कह दिया, मेंडल के वेव सिद्धांत के साथ में जोड़कर, ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे, साथ में जोड़कर इसे वंशागति का क्रोमोसोमवाद कह दिया, वंशागति का क्रोमोसोमवाद कह दिया, जोड़कर इसे वंशागति का क्रोमोसोमवाद कह दिया, या क्रोमोसोम का सिद्धांत कह दिया, ठीक है, या कहेंगे सिद्धांत प्रस्तुत किया, या सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये हो गया आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी बच्चे आधे अलकमा को हैप्पी बर्थडे बोलने में व्यस्त हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं, तो अभी ध्यान में नहीं है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपको बुक से समझ में आ जाए तो समझ लेना, ठीक है ना। अभी तो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अभी तो बातें चल रही हैं आप लोगों की। जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आरडीएनए क्या है? इतना ही लिख दे रही हूं मैं, आरडीएनए के बारे में पूछा है, आंसर बताते हैं। आर का मतलब बता दिया है आपको, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कहेंगे पुनर्योगज डीएनए। हिंदी में क्या कह देंगे इसको? पुनर्योगज। सॉरी, ओफो पेज ही चला गया पूरा। अच्छा हाँ, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज जाने वाली है। पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कह देंगे? पुनर्योगज डीएनए। इंग्लिश में कह देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले आप देख लीजिए कि आरडीएनए जो हमने लिखा है इसमें होता क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है? यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से सुनेंगे। क्या सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया है? चलो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए तैयार करना। नया डीएनए तैयार करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कहेंगे पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कहेंगे पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ठीक है, और इस विधि को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस विधि को हम क्या कह देते हैं? इस विधि को हम क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है यहां तक आरडीएनए? ओफो, हाँ अब बताएं, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। चलो क्लियर है तो देखेंगे आप। देखो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि जो हम आनुवांशिक पदार्थ, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थों की संरचना में आवश्यकता अनुसार हम फेरबदल कर लेते हैं, यानी कि अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में
जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि आनुवांशिक पदार्थों की संरचना में, ध्यान से सुनेंगे, आनुवांशिक पदार्थों की संरचना में आवश्यकता अनुसार अदला बदली कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है, अदला बदली कर सकते हैं, और जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है, इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट का ही एक पार्ट है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं, देखो एक बेस्ट एग्जांपल फटाफट से आपको इसमें दे देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो देखो, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ध्यान से देखेंगे, नीली हरी शैवाल को हम किसके साथ में, धान के डीएनए, ध्यान से देखेंगे, नीली हरी शैवाल को हम देखो नीली हरी शैवाल क्या करती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो पौधों के लिए वो अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इस नीली हरी शैवाल को किसी भी धान के प्लांट में या किसी भी और प्लांट में इसको परमानेंट ही डाल देते हैं, इसको परमानेंट ही डाल देते हैं। अब ये जो धान का पौधा होगा ये कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए आपस में मिला दिए, इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है, बताएं यहां तक। वैसे ही आपने सुना होगा कि जो गोल्डन राइस होता है, जो सुनहरा चावल, जो गोल्डन राइस होता है, किसकी वजह से गोल्डन होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से गोल्डन होता है, जिसमें कि प्रोविटामिन ए नाम के कारण वो होता है। अब देखो उसमें भी क्या करते हैं कि जो नॉर्मल चावल है उसमें वो वाला डीएनए जो उसको गोल्डन कलर देता है, वो वाला डीएनए उसमें इंजेक्ट करा देते हैं गोल्डन राइस में। तो ये भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ना, यानी कि दो अलग अलग डीएनए को आपस में मिला दिया, दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए को आपस में मिला के एक रिकॉम्बिनेशन बना दिया, एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है, प्रोविटामिन ए, हाँ गुड, और बीटा कैरोटीन के साथ में। तब तक आप लोग अपना सब ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।